नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। देखिए, हमारे बगल में आज जो व्यक्तित्व बैठे हुए हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ये कहना शायद बिल्कुल सही होगा, शायद नहीं 100% सही होगा। आज हमारे साथ जो तपस्वी बैठे हुए हैं वो हैं पद्मश्री श्री धर्मपाल सैनी जी, जिनको छत्तीसगढ़ का जो है गांधी कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर में ताऊ जी के नाम से भी जाने जाते हैं। और इन्होंने हजारों बच्चियों के, लड़कियों के जीवन में एक ऐसी इस तरह से कहूँ, मैं क्या कहूँ, मेरे शब्द जो है इनके सैनी साहब के सामने जो है शब्दों की कमी पड़ जा रही है मुझे आपके सामने। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है अपना एक छोटा सा परिचय दें। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आपके बारे में सब जानते ही हैं, लेकिन आप अपने बारे में किस तरह से हमारे जो आने वाली जनरेशन्स हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनको किस तरह से आप बताएंगे, फिर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आप सबको नमस्कार। मेरा पूरा नाम है धर्मपाल दयाराम सैनी। मैं धार जिले का रहने वाला हूँ। वहीं मेरा जन्म हुआ है 24 जून, जब बहुत गर्मी होती है, तपा हुआ भारत रहता है। उन दिनों में सन 1930 को जब महात्मा गांधी जी के बड़ा आंदोलन चल रहा था, उन दिनों में हुआ था। तो शायद उस समय का वातावरण है कि उस वातावरण ने मेरे को गांधीयन बना दिया है। तो आपके परिचय में जो आपकी शुरुआत 1930 के समय में गांधी जी के उस समय में हुई, और उसके बाद फिर आप अपने घर के बारे में थोड़ा बताएं, आपके पिताजी के बारे में बताएं, अपने भाई बहनों के बारे में बताएं। मेरे पिताजी धार एक छोटी सी रियासत थी मध्य प्रदेश में, और बहुत छोटा सा शहर था, लेकिन था शहर, पर जैसे गांव में हम एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा बड़ा प्यारा शहर था। मेरे पिताजी धार महाराजा के जो गार्डन था उसके चौधरी थे, हेड गार्डनर थे। मेरे 3 बहनें थीं और एक भाई था। 3 बहनों में खाली जो सबसे छोटी बहन है वो हीरा नाम की है, वो बची है और वो दिल्ली में है। और मैं इस समय धार के बजाय बस्तर में हूँ। मैं पश्चिम में था, एकदम पूरब में आ गया हूँ। वहाँ द्वारकापुरी पास थी, यहाँ जगन्नाथपुरी पास है। जी, ये बहुत बढ़िया बताया आपने कि आप जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर, जो छत्तीसगढ़ का एकदम दक्षिणी छोर है, वहाँ पे इस समय आप जो है माता रुक्मिणी देवी आश्रम जो है, बालिकाओं का जो आश्रम है, वहाँ पे आप जो है बच्चियों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में, उनको खेल के क्षेत्र में जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ आने का आपका क्या जो है रहा, वो बताएं आप, कैसे आप आए छत्तीसगढ़? इस बारे में विनोबा जी का 1951 में विनोबा जी के बारे में मेरे प्रोफेसर ने बताया था, और मुझे लगा था कि विनोबा जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत बुनियादी काम है। अगर मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँ तो आपको मैं कैसे इस क्षेत्र में आ गया उसके बारे में बताना चाहूँगा। सचमुच में मैं एक खिलाड़ी व्यक्ति रहा हूँ, एक खिलाड़ी विद्यार्थी रहा हूँ। खूब खेलना कूदना और पाठ्यक्रम बहुत कम पढ़ता था, लेकिन दूसरी किताबें बहुत पढ़ता था। कोई भी नई किताब मिल गई मैं पढ़ने लग जाता था। और मेरी एक आदत और थी कि अगर योग की किताब पढ़ी तो उन दिनों योगी जैसा हो जाता था। इतिहास पढ़ा और कोई महिलाओं की राजपुताने का इतिहास पढ़ा तो कभी मैं अपने आप को वो क्षत्रिय राजकुमारी समझने लगता था, और कभी पढ़ा मैं अपने आप को घोड़े पर हाथी बैठने वाला लड़ाकू समझने लगता था। ऐसा मेरा पढ़ा मैंने वैसा समझना शुरू कर दिया करता था। तो मेरे जीवन में जो पहला परिवर्तन आया वो आया हायर सेकेंडरी में। उस समय इंटर कॉलेज था, हायर सेकेंडरी नहीं था। तो 11वीं क्लास में हम पहले दिन बैठे जा कर के मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट चुना था। कॉमर्स के हमारे
एक विद्यासागर पांडे जी थे, वो नए नए बिल्कुल आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे और बहुत स्फूर्तिवान व्यक्तित्व था उनका। आए और बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने हमारे क्लास में प्रवेश किया। हमको लगा कि ये तो एकदम युवा जवानी से तरुणाई से भरे व्यक्ति हैं कोई, और आकर के खड़े हुए और समय पहले ये कहा कि प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं तुमको कॉमर्स की बैलेंस शीट नहीं सिखाऊंगा, आज मैं तुमको जीवन की बैलेंस शीट सिखाऊंगा। तो ये कब की बात है ताऊ जी? ये 1951 की बात है। अच्छा। तो ये जो नया शब्द हमने सुना कि जीवन की बैलेंस शीट, उसके पहले सुनते थे भाई कॉमर्स की व्यापार का लाभ हानि और बैलेंस शीट होती है, पर जीवन की बैलेंस शीट क्या होती है ये नहीं सुना था। तो उन्होंने जब ये कहा और थोड़ा रुके, और रुकने के बाद में उन्होंने एक छोटा सा 5-10 मिनट का एक उद्बोधन दिया, एक जोरदार भाषण के दिया उन्होंने, और उसका अंत किया कि जैसा युवक होगा वैसी भारत माता होगी। युवक नालायक तो भारत माता नालायक, युवक आध्यात्मिक तो भारत माता आध्यात्मिक, युवा वैज्ञानिक तो भारत माता वैज्ञानिक, युवा बहादुर तो भारत माता बहादुर, युवक कायर तो भारत माता कायर, और युवक नकलची तो भारत माता नकलची। ये जो आखिरी शब्द था इसने मेरे को झकझोर दिया जी। अब आप समझ गए होंगे मैं क्यों मेरे अंदर मेरे को झकझोर दिया इस शब्द ने कि अगर युवक नकलची हैं तो भारत माता भी नकलची होगी। क्योंकि मैं बहुत खिलाड़ी आदमी, दिन रात खेलने वाला, पाठ्यक्रम का लास्ट बेंचर, और जब ये तो थोड़े बहुत मैं नकल कर लिया करता था पास होने के लिए जी। पढ़ता था, नहीं पढ़ता था ऐसी बात नहीं, लेकिन डर के मारे कर लिया करता था जी। तो 8वीं क्लास में मैं एक निर्णय कर चुका था कि शादी नहीं करूँगा, सरकारी नौकरी नहीं करूँगा, देश सेवा करूँगा। तो ये जो मेरे देश सेवा की जो मेरा संकल्प था, उसको ये बड़ी ठेस थी कि अगर युवक नकलची है तो भारत माता नकलची होगी। इसने मुझे झकझोर दिया था, उस पहली बार झकझोरा उसने मुझे। और मैं आखिरी बेंच से उठ कर के एक गोयल नाम का प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी था, उसके पास आके बैठ गया। ये सुनने के बाद में मैंने लास्ट बेंच छोड़ दी और पहली बेंच पे आके बैठ गया और तय किया कि आज से नकल बंद। और मैंने पढ़ना शुरू किया। एक दूसरा और ऐसी घटना, छोटी सी घटना है जिसने मुझे एक एकाग्रचित होकर के मैंने कितना समर्पित हो सकता है एक युवक जिसको खेलने से फुर्सत नहीं मिलती थी, उसके लिए भी एक छोटी सी घटना है। मिस्टर देव करके होलकर कॉलेज से हमारे इकोनॉमिक्स के नए लेक्चरर होके आए थे। उन्होंने भी एक छोटा सा भाषण दिया और अपने भाषण में कहा कि मैंने किसी भी विद्यार्थी को आज तक 60% से ऊपर नंबर नहीं दिए। होलकर कॉलेज में जो फर्स्ट 10 में युवक विद्यार्थी आया है उसको भी मैंने 60% नंबर दिए इकोनॉमिक्स में। मैं अपने मित्रों से कहा करता था कि मैं बैंकिंग सब्जेक्ट ले रहा हूँ और बैंकिंग मेरा बड़ा प्रिय विषय मुझे लगता था। तो कैसा कहा करता था अपने मित्रों से कि मैं 90% लाऊंगा बैंकिंग में। लोग कहते थे अकाउंटेंसी में 90%, मैं कहा करता था बैंकिंग में 90% लाऊंगा। तो मेरा एक मित्र छाया करके पीछे बैठा था, उसने मेरे को लात मारी पीछे से, बेंच के नीचे से, और कहा धर्मपाल तू कहता है 90%, सर कह रहे 60%। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं खड़ा हुआ और मैंने खड़ा होकर कहा कि सर आपको मैं बैंकिंग में 90% नंबर लाऊंगा। तो उन्होंने मेरे कहा सिट डाउन, बहुत नाराज़ होकर बोले, क्योंकि मैंने उनका हस्तक्षेप किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरा स्वभाव ही नहीं था, लेकिन मेरे से सहन नहीं हुआ वो मेरे मित्र की इशारा करने से जी। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे आपको मैं 90% नंबर लाऊंगा बैंकिंग में। तो उन्होंने कहा सिट डाउन, नो नो नेवर इन ड्रीम। मैं बैठ तो गया, उनके आगे का पालन किया, लेकिन फिर खड़ा हुआ और मैंने कहा सर आप जो कह रहे हैं कि नेवर इन ड्रीम, तो मैं ड्रीम तो नहीं जानता, बट ऑन माई कॉपी यू विल हैव टू गिव मी 90%। उन्होंने फिर मुझे कहा सिट डाउन, मैं बैठ गया। लेकिन मैंने तय कर लिया कि मैं पढ़ूंगा।
मैं अपने पांडे साहब के पास में जो मेरे पहले दिन के लेक्चरर थे उनके घर गया और उनसे कहा, सर मुझे कोई बीकॉम की बैंकिंग की किताब हैं? तो बोले हैं। क्यों धर्मपाल तुम बड़े ज़रा थोड़ा उत्तेजित दिख रहे हो? मैंने कहा नहीं, आज देव साहब से थोड़ा सा हमारी बातचीत हो गई है और वो मुझे इंटरमीडिएट की किताब पे 90% देने वाले नहीं हैं, मुझे बैंकिंग की बीकॉम की किताब चाहिए। उन्हीं दिनों में एक विकल्प आ गया, ये तीसरी घटना है। और विकल्प ये आया कि कोई विद्यार्थी अगर हिंदी में लिखना चाहता है तो हिंदी में एग्ज़ाम दे सकता है। अंग्रेजी में तो देते ही थे हम लोग, लेकिन हिंदी में अगर आप चाहें, जो विद्यार्थी विकल्प चुनता है वो हिंदी में दे सकता है। तो हम लोगों ने हिंदी चुना। हम 3-4 विद्यार्थी थे क्लास में, उन्होंने हिंदी को चुना, लेकिन हिंदी कोई किताब नहीं थी, तो हम लोगों को मजबूरी में डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता था और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते थे। तो हमारी हिंदी तो ठीक हुई, लेकिन हमारी अंग्रेजी भी ठीक हो गई। इस तरह से ये 3 घटना है जिसने मुझे खिलाड़ी से ज्ञान की दिशा में मोड़ा और मैंने परिश्रम करना शुरू किया। और देव साहब का जो चैलेंज था उसको करने के लिए मैंने सोचा मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आया, इतना ज़्यादा पढ़ने वाला तो था नहीं मैं। तो मैंने सोचा कि ये जो 5-6 अध्याय है बैंकिंग के शुरू किए, ये तिमाही परीक्षा में आने वाले हैं, उतना सा हमारे सिलेबस में उतना ही था। तो मैंने सोचा कि पूरा बैंकिंग याद कर लेता हूँ मैं जी। तो मैंने बैंकिंग को याद करना शुरू किया और वो जो 6-7 अध्याय थे उनको धीरे धीरे करके मैंने पूरा याद कर लिया। उसको याद करने में एक मज़ेदार बात बताऊँ, आप मेरे ऊपर हंसेंगे भी सही, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा आपका भी, मेरा तो हुआ ही सही। मैं जब वहाँ जाता था तो सब में ज़्यादा एकांत मुझे लैट्रिन में दिखाई देता था कोई छेड़ता नहीं है अच्छा। तो मैं वहाँ बैठ करके एक अध्याय पूरा करके ही निकलता था, चाहे जो हो जाए। तो कभी कभी जो दूसरे किराएदार थे, किराए के मकान में रहते थे, तो जो दूसरे किराएदार थे उनके बच्चे जो थे वो आते थे, कहते थे अरे धर्मपाल, अरे भैया निकलना। जो छोटे बुजुर्ग थे वो चिल्लाते थे, अरे धर्मू क्या कर रहा हूँ बैठा बैठा मैं बड़ी मुश्किल निकलता था भाई, मेरा अध्याय के बिना मैं निकलता नहीं था। इस तरह से मैंने बैंकिंग में किया और जब परीक्षा हुई, अब सवाल ये था कि जब मेरे को सब याद ही हो गया है तो मैं ज़्यादा लिखूंगा भी। उसमें क्वेश्चन बड़े बड़े आते थे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते थे, तो इसलिए काफ़ी लिखना पड़ता था। तो मैंने मैं कोई बहुत मालदार का बेटा था ही नहीं, तो मैंने पट्टी पे लिखना शुरू किया, अपना हैंड सुधारने की कोशिश करी। और इस तरह से एक दिन जब परीक्षा होगी मेरी पूरी, तो एक दिन में पानी भर रहा था, 3री मंजिल पर मेरा घर था, वहाँ पानी नीचे से भर के ले जा रहा था मैं बाल्टी से। तो एक आवाज़ आई, जब मैं ऊपर पहुँचा देखा कि देव साहब खड़े में हैं। मैं भागा गया। और भाई उस समय का ज़माना था कि जब विद्यार्थी अपने गुरुजनों के पैर दिखा, मैंने पैर छूना, हमको पैर छुए उनके। पैर छूने के बाद उन्होंने कहा कि धर्मपाल, मैंने तुमको 20 में से 18 नंबर दिए हैं 90%। मैंने फिर उनकी चरण स्पर्श किए। मैंने सर अपने शिष्य का स्वाभिमान की रक्षा करी। बोले नहीं, मैंने जो गलत निर्णय किया था उसको सुधार दिया आज। मैं 60% से ऊपर नहीं देता हूँ। ऐसे इतने विनम्रता भरे शब्द सुन करके मुझे थोड़ा वो भी लगा कि ये मुझे नहीं कहना चाहिए था उस समय में। इस तरह से मैंने अपने जीवन को खेल से जो हस्तांतरित किया वो ज्ञान की तरफ, और एक अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी बन गया। लेकिन मैंने खेल छोड़ दिया ऐसा नहीं। उसी साल, उसके अगले साल मैंने अपने कॉलेज की जो चैम्पियनशिप होती हैं, एथलेटिक चैम्पियनशिप भी प्राप्त की थी 1951 में। तो ये जो आपका पढ़ाई का दौर था, ये 1951 से ये जो 60 का दशक था उसके बीच की आप ये बात बता रहे हैं। 1951 से 54-55 में मैंने कॉमर्स ग्रेजुएट हुआ मैं। अच्छा, तो आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। कॉमर्स ग्रेजुएट होकर मैं घर आया तो वो भी कहानी आपको बता दूं। अब मेरे पिताजी के साथ लड़ाई होती है। आपके पिताजी के साथ आपकी लड़ाई होती है? उसका सूत्रपात होता है। मेरे पिताजी ने बहुत कठिनाइयाँ सहन करके मुझे पढ़ने लिखने के लिए वहाँ पर उनके कॉलेज भेजा था। हुआ ये
कि जब वो रिजल्ट मेरा आया तो उस अखबार में मेरा 2nd डिवीज़न था कॉमर्स का, और आधार में हम सिर्फ 2 युवक पास हुए थे। और उन्हीं दिनों उसी के नीचे नगर, वहाँ का जो नगर पालिका थी धार की, उसमें अकाउंटेंट की पोस्ट का विज्ञापन छपा था। अच्छा। तो मेरे पिताजी बड़े खुश हो के उसको लाए कि धर्मपाल, ये तेरा रिजल्ट और ये तेरा अकाउंटेंट की पोस्ट का विज्ञापन है, इस विज्ञापन को भरो। और वो क्योंकि धार महाराजा के यहाँ पर हेड गार्डनर थे, तो जो वहाँ के जो सरदार लोग थे उन सबसे उनका बहुत ही अच्छा संबंध था। तो और वहाँ के एक सरदार बांडेकर जी थे, वो वहाँ के अध्यक्ष थे नगर पालिका के। तो मुझे उनका पूरा विश्वास था कि मेरे को ये अकाउंटेंट की पोस्ट मुझे मिल जाएगी। तो उन्हें बड़ी आतुरता के साथ मुझे कहा, मैं चुप रह गया और वो भी जल्दी में छोड़ के चले गए। बाद में मैंने उनसे कहा कि मैंने तो तय किया है कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। वो थोड़े क्रुद्ध हुए, नाराज़ हुए मेरे से, और मुझे 3 महीने तक समझाते रहे, और आसपास के लोगों ने मुझे खूब समझाया। लेकिन तो वो कहता, मैंने उस अकाउंटेंट की पोस्ट के माने से इनकार कर दिया। तो एक दिन मेरे पिताजी बोले कि मिस्टर धर्मपाल, इसके पहले वो क्या करते थे, बेटे धर्मपाल, और उसको बोले कि मिस्टर धर्मपाल अपने पाँव पे खड़े हो, अब तुम बेकाम हो गए हो, जवान हो गए हो, बेकाम हो गए हो, अपने पाँव पर खड़े हो। बस अगले दिन मैंने अपना एक झोला उठाया, उस झोले में एक चड्डी, बनियान, कुर्ता पजामा, एक टॉवेल रखा, उनके पाँव छुए और अपना घर छोड़ दिया। लेकिन घर छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मेरे को उस समय जो सूझा मैंने किया। लेकिन अपने पाँव पर खड़ा होने की बात थी, घर छोड़ने की बात मन में नहीं थी, अपने पाँव पर खड़ा होने की बात थी। अपने पंडित साहब के पास में गया, उन्होंने मुझे 5 रुपये दिए और अपने मित्र के नाम से एक चिट्ठी दी। एक रतलाम करके जगह थी, वहाँ पर नई तालीम का वो प्रयोग कर रहे थे। मुझे लगा कि गांधी जी के नई तालीम के प्रयोग में मुझे जाना चाहिए। बस मैं वहाँ चला गया। उस गांव का नाम है रूपा खड़ा, और मेरा अपना स्वतंत्र जीवन शुरू हो गया। इसके पहले एक छोटी सी घटना जिसने मेरे जीवन की धारा को बदल दिया, वो जो तीसरी धारा बनी मेरे जीवन की, वो थी कि विनोबा जी तेलंगाना में जब गए थे, तो वहाँ तेलंगाना में बहुत से लोग ये जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजाकारों को दबा दिया था। वहाँ विद्रोह हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको दबा दिया था। लेकिन वो खाली रजाकारों का विद्रोह नहीं था, या रजाकारों का ने ही बंदूक नहीं पकड़ी थी, उनके साथ साथ में कम्युनिस्टों ने भी बंदूक पकड़ रखी थी। तो रजाकार तो दब गए थे, लेकिन कम्युनिस्ट लोग वहाँ बराबर आंदोलन, ज़मीन लेने का आंदोलन चल रहा था। तो अपने प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको शायद बातचीत हुई थी कि विनोबा जी वहाँ जाएँ तो शांति स्थापना करने में मदद मिलेगी। लेकिन विनोबा जी वहाँ पदयात्रा करते हुए गए थे, और पहले दिन जब वो वहाँ गए तो एक गांव में पोचमपल्ली नाम का गांव है जहाँ उनको पहला भूदान मिला। वहाँ उन्होंने बातचीत की लोगों से, तो 80 लोगों ने कहा कि अगर हमको 80 एकड़ मिल जाए, हम लोग 80 हैं, 80 एकड़ मिल जाए तो हम शांतिपूर्वक रहेंगे। इस घटना को विनोबा जी ने एक अलग तरह से चित्रित किया है कि मैं रात भर में परेशान रहा, मैं रात भर जागता रहा, मुझे नींद नहीं आई कि मैं ये 80 एकड़ ज़मीन जनता से मांग कर इनको दूं या प्रधानमंत्री से कह करके इनको ज़मीन दिला दूं। फिर उन्होंने लिखा कि रात भर के संघर्ष के बाद में सवेरे सवेरे मैंने निर्णय किया, ब्रह्मवेला में मैंने निर्णय किया कि मैं जनता के पास जाऊंगा। जनता की समस्या, अगर ये जनता की समस्या है तो जनता के पास ही जाऊंगा और जनता से ही कहूँगा। ये निर्णय मुझे लगा कि ये जो व्यक्ति हैं ये बिल्कुल आध्यात्मिकता की उस ऊंचाई का ऊपर है कि जो जनता को जनार्दन मानती, जनता को ईश्वर के स्वरूप में देखते हैं। और वो अगले दिन गए और उन्होंने मांग की तो उनको 100 एकड़ ज़मीन मिली। 80 एकड़ के बजाय 100 एकड़ ज़मीन रामचंद्र रेड्डी नाम के एक भाई से उन्होंने उठ करके 100 एकड़ ज़मीन दान दी। ये पहला भूदान था। इसके बाद विनोबा जी ने घूमना शुरू किया, और हम लोगों को जब पढ़ने को मिला तो मेरे मन पर ये असर हुआ कि ये व्यक्ति
सच्चा क्रांतिकारी व्यक्ति हैं कि इन्होंने सरकार से नहीं मांगा, जनता के लिए जनता से ही मांगा और जनता को ही दे दिया। इस तरह से हम अपने विद्यासागर जी पांडे जी के साथ में गांव में जाने लगे, प्रार्थना करने लगे। उस समय प्रार्थना ही हमारे पास था कि प्रार्थना करें और सफाई का काम शुरू किया। गांधी जी की इच्छा थी गांव हमारे साफ सुथरे रहने चाहिए, तो हम लोगों ने सफाई का काम शुरू किया। इस तरह से मेरा सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ था, जो रूपा खड़ा तक मुझे लेके चला गया, जहाँ मैंने आपको बताया था कि मैं रूपा खड़ा गया और नई तालीम का शिक्षक बन गया। इस नई तालीम के शिक्षक बनने मुझे वहाँ पर श्रम निष्ठा का जो अनुभव कराया, वो मेरे जीवन का अद्वितीय अध्याय है। जहाँ मैंने लोगों के साथ में मेहनत की, मैंने वहाँ कुएँ भी खोदे हैं, खेतों में काम भी किया है। कभी मैंने फावड़ा हाथ में नहीं लिया था, फावड़ा चलाया, खुरपी चलाई, कुएँ खोदे हैं, कुएँ में उतरा भी हूँ। और वो पढ़ाई की दृष्टि से किया, पेट भरने के लिए नहीं। वो किया ज्ञान कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं परिश्रम करते हुए, श्रम निष्ठा के साथ में, उसके मेरे वहाँ प्रयोग हुए हैं। और वो प्रयोग मैं मानता हूँ बहुत सफल हुए हैं। और वो जो गांव रूपा खड़ा है, वो छोटा सा गांव था, उसमें बहुत गरीब गांव था। फिर वहाँ हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, तो जो ज्ञान मुझे कॉमर्स पढ़ते हुए वहाँ मिला था, उस ज्ञान का मैंने भरपूर उपयोग किया। उसका एक ही प्रसंग मैं सुनाना चाहूँगा आपको कि एक दिन वहाँ एक बहुत बूढ़े किसान बैठे हुए थे, गिरधारी बाबा उनका नाम था। तो वो बोले कि हम इतने गरीब लोग हैं, किसान लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमको जो हमारी चीज़ों का पैसा है वो नहीं मिलता है, बहुत कम पैसा मिलता है, जबकि हम इतनी मेहनत करते हैं। और दूसरे लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, उनको ज़्यादा पैसा मिल जाता है। तो हमारी ज़िंदगी देखो कैसे गरीबी में बीतती है। तो मैंने उनसे कहा था कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अब हम आज़ाद हो गए हैं और आज़ाद होने के बाद में हमको हमारी जो खेती बाड़ी है इसका पैसा भी अच्छा मिलेगा। तो मैंने उनको उस समय सुना कि रूस में जब हमारे यहाँ पर उस समय में 2 पैसे कमज़ोर सीजन में और ज़्यादा से ज़्यादा 2 आने का किलो शेर, उसमें शेर चलता था, किलो टमाटर बिकता था। कब की बात है ये है 1954 की, 55 की, 54-55 में पास होकर के मैं सीधा वहीं पहुँचा था। तो उन्होंने कहा कि आप हमको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो, रूस में 2.5 किलो रुपये बिकता है और अब अपन आज़ाद हो गए तो अपना भी होगा, अपने यहाँ भी महंगा होगा, ये 2 पैसे में और 2 आने में आपका टमाटर नहीं बिकेगा। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं। हमने कहा बेवकूफ़ इसलिए नहीं बना सकता मैं आप लोगों को, क्योंकि आप भी आज़ाद हों और देश भी आज़ाद है। और जब हम दुनिया भर से व्यापार करेंगे तो जो दुनिया का भाव है उसका असर हमारे पर पड़ेगा और हम भी अपनी चीज़ों के भाव को वो ऊंचा लाएगा। जैसा बाजार होता है वैसे भाव बनेंगे जी। और वो मेरी बातें धीरे धीरे सही होने लग गई, तो लोगों में मेरा बहुत प्रेम हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो गांव आज भी, जहाँ मैंने 1960 तक काम किया था, वो गांव आज भी उसी रास्ते पर है। वहाँ बीमारियाँ बहुत होती थी, हमने प्राकृतिक चिकित्सा शुरू करी। वहाँ पर कोर्ट के झगड़े पहले गांव में बहुत होते थे और घर के घर बर्बाद हो जाते थे, ज़मीन बेच दिया करते थे, लेकिन कोर्ट छोड़ते नहीं थे। तो इसलिए मैंने वहाँ आंदोलन किया था कि कोर्ट में हमारा कोई मुकदमा नहीं जाना चाहिए। और तीसरा, श्रम के साथ में पढ़ाई को जोड़ा था। आज भी वहाँ का कोई भी युवक युवतियाँ पढ़ते हैं, लेकिन अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी करने के लिए सिर्फ वहाँ एक प्रकाश करके लड़का गया था, वो गोल्ड मेडलिस्ट था, तो हमें लोगों ने इसको धक्का दे करके सरकार में भेजा था। वो अभी प्रोफेसर से रिटायर होने वाला है। बाकी वहाँ जो हमारा मुख्य गांव का हिस्सा है, वो आज भी खेतीबाड़ी कर रहा है, पढ़ने लिखने के बाद में भी खेतीबाड़ी कर रहा है। और उन्होंने अपना एक अंग्रेज़ी मीडियम का स्कूल भी खोल लिया है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसकी छोटी सी कहानी है, 3 दिन में वो तय हो गया। कुछ महिलाओं ने शिकायत करी उनकी मेरे से कि ये हमारे छोटे छोटे बच्चों को वहाँ भेज देते हैं, वो सुबह 7 बजे जाते हैं, 1:30-2 बजे आते हैं, कुंभला जाते हैं हमारे बच्चे। तो मैंने रिक्वेस्ट करी गाँव वालों से कि अपने गाँव में स्कूल खोल लो भाई। और गाँव वालों ने तीसरे दिन मान लिया और उन्होंने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और 1 करोड़ का भवन वहाँ बन गया है। 5 बसें चल रही हैं, आसपास से 10-15 किलोमीटर के बच्चे आते हैं और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं। कौन सा गांव, कौन सा जिला? ये उस गांव का नाम है रूपाखड़ा
और ज़िला है रतलाम, मध्य प्रदेश का है, क्योंकि मैं वहीं का हूँ, उसके पास में काम किया था। ये मेरा प्रारंभिक जहाँ मेरे सार्वजनिक जीवन का जन्म हुआ, उस गांव का नाम है रूपाखेड़ा। अब आपने पूछा, मैंने ज़रा ज़्यादा विस्तार से बता दिया आपको थोड़ा सा, लेकिन चूंकि ये मेरे जीवन के परिवर्तन का सब में महत्वपूर्ण मोड़ है, इसके बिना आप मेरे जीवन को समझ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा विस्तार में बता दिया। ये यहाँ आने का एक कारण बड़ा ये रहा कि 1976 में विनोबा जी अपनी माता जी की 100वीं जयंती मना रहे थे। मैं और एक केरभूषण जी जो बाद में यहाँ MP बने रायपुर के थे, हम दोनों बैठे हुए थे वहीं पास में। तो विनोबा जी ने अपनी माता जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई और अपने जीवन में कैसे मोड़ उनके जीवन में आए, उनकी माता जी के जो व्यवहार थे, जो कार्य करती थी, जो भक्तिमय जीवन उनका था, तो कैसे उनके जीवन में मोड़ आए उनके बारे में बताया। और बोले कि हम अपनी माँ के 3 भाई, 3 बेटे, और तीनों बात ब्रह्मचारी, तीनों गांधी जी के आश्रम में और तीनों स्वाधीनता संग्राम में, हम समाप्तम तो सब समाप्तम, ऐसे करके उन्होंने ताली बजाई और जरा थोड़ा सा जैसे हिंदुस्तान के संत लोग थोड़ा नृत्य सा करते हैं, ऐसा किया। तो मुझे लगा कि ये सब समाप्तम की बात नहीं होना चाहिए। मैंने अपने साथी केरभूषण जी को कहा कि केरभूषण जी, अपन सब समाप्तम के बजाय माता रुक्मिणी के नाम से एक संस्था बना करके सेवा का काम करेंगे। वो मुझे घड़ी घड़ी कहा करते थे, बार बार मेरे को प्रोत्साहित करते थे कि मालवा से छत्तीसगढ़ में चलो आप। मालवा छत्तीसगढ़ में राजनीतिक तो बहुत हैं, लेकिन समाज सेवा करने वाले लोग बहुत कम हैं। उनको तो ऐसा लगा, मुझे लगा कि उनको तो मुंह मांगा मिल गया जो कुछ मिलना था। उन्होंने तुरंत, हम सब लोगों ने विचार किया, निर्मला देशपांडे जी और नरेंद्र दुबे मेरे मित्र थे बहुत बड़े, तो उन लोगों ने कहा कि विनोबा जी से जाके पूछो। मैं विनोबा जी के पास में गया। विनोबा जी ने पहली बार मेरे को एकदम इनकार कर दिया और कहा भाग जाओ, सब अध्यक्ष मंत्री शहरों में रहते हैं और कार्यकर्ता गांव में पड़े रहते हैं। मैं बड़ा निराश होकर आ गया। लेकिन निर्मला देशपांडे जी ने कहा कि धर्मपाल भाई, विनोबा जी चाशनी देखते हैं, चाशनी तो मजबूत है कि नहीं है, तो आपकी परीक्षा हुई है, आपको फेल नहीं होना है। जी बताएं। फिर जाइए आप। फिर तो मैंने तय किया और सोचा कि विनोबा जी के सामने ऐसी बात रखी जाए जिससे वो बात को उनको लगे कि नहीं, इस युवक को अवसर आशीर्वाद देना चाहिए, अनुमति देना चाहिए। तो तभी मुझे याद आया कि विनोबा जी बस्तर के पास में उड़ीसा का एक ज़िला है कोरापुट, वहाँ विनोबा जी 3 महीने तक लगातार पदयात्राएँ की थी। तो इसलिए बस्तर को अगर हम अपना कार्य चुनेंगे, बस्तर उन दिनों में मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो जब उन्होंने कहा कि ठीक है, कहाँ काम करोगे, और वो कहा कि मैंने कहा कि बस्तर में करूँगा। तो और फिर मैंने कहा बाबा आप वहाँ आएंगे क्या, बस्तर कभी आने की कृपा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि विनोबा का बिस्तर पवनार में, विनोबा बस्तर में। लेकिन मैं समझा नहीं, जना मैं थोड़ा जट बुद्धि का आदमी हूँ। तो उनका सचिव बोला विनोबा जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया, अनुमति दे दी कि विनोबा का बिस्तर पवनार में, विनोबा बस्तर में। मैंने कहा नहीं, मुझे तो लिखा हुआ चाहिए। तो मुझे आदेश मिला कि आप लिख के लाइए। मैं अगले दिन लिख कर के ले गया कि हम इस संस्था का नाम होगा माता रुक्मिणी सेवा संस्थान। बस्तर प्राचीन दंडकारण्य है, इसे प्रेमारण्य बनाने का प्रयत्न करेंगे। सफलता के लिए आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। उन्होंने प्रयत्न को अंडरलाइन किया और कहा कि यही चीज़ मुख्य है, और उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद, अनुमति प्रदान कर दी। बस इस तरह से मैं बस्तर में आ गया। अगर इसके पीछे कोई घटना आप जानना चाहेंगे तो वो घटना ये रही है कि मैं जब विद्यार्थी था तो एक दिन अखबार में हाकर चिल्ला रहा था कि बस्तर की लड़कियां जंगल में पत्ते तोड़ने गई थी, वहाँ एक चीते ने उन पर हमला कर दिया। उन लड़कियों ने टाकरे से हंसे लड़ाई लड़ी और चीते को भगा दिया।
उसको जब मैंने पढ़ा था अखबार में तो मुझे लगा था कि मैं उस स्थान को ज़रूर देखने जाऊंगा जहां ऐसी बहादुर लड़कियां रहती हैं। ये उसके पीछे मेरे मन में जो छिपी हुई भावना, जो मेरी वास्तव मेरी भावनात्मक एक बस्तर के प्रति मेरा जो लगाव था, शायद उसने काम किया और इस तरह से मीनवा जी के सामने प्रस्ताव रखा और मैं बस्तर में आ गया। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि कितने साल काम करोगे, मैंने 5 साल बताए थे। उन्होंने कहा 5 साल में कुछ नहीं होगा, 10 साल कम से कम काम करो तो वहाँ जाओ, नहीं तो मत जाओ। मैंने 10 साल का आश्वासन दिया था। फिर दूसरा मेरे से प्रतिज्ञा कराई थी कि शहर में नहीं रहोगे, गांव में ही रहोगे, जहाँ जहाँ आश्रम बनाओगे वहीं रहोगे। ये मेरी दूसरी प्रतिज्ञा थी। मेरा समय बड़ा लक्ष्य जो उन्होंने वहाँ मुझे दिया, जो मुझे मिला, वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा नाम धर्मपाल है, रामायण पढ़ी है? मैंने जी हाँ पढ़ी है। तो बोले तुलसीदास जी ने लिखा है दया धर्म का मूल है, पाप मोह अभिमान, तो दया मत छोड़ना। मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ, मेरा नाम ही धर्मपाल है। फिर कहा कि अधिकारी से लड़ना मत। मुझे लगा कि जो विनोबा जी हैं, महापुरुष लोग हैं ना, शायद ऐसा है वो मन को पढ़ लेते हैं। मैं अक्खड़ स्वभाव का था। रूपा खड़ा जब था तो कोई बड़े अफसर आते थे, कलेक्टर तक और ये तक लोग आए तो मुझे कहते थे कि सैनी जी आइए हमारे साथ बैठिए, और मैं उनको जवाब दिया करता था आप चलिए आगे, वहाँ आपका जो सभा स्थल वहाँ पर है, वहाँ पहुँचिए, मैं अपने गाँव वालों को लेके आ रहा हूँ। तो जरा मेरा अक्खड़ स्वभाव था, तो मेरे को उन्होंने नरमाई की वो दिया, तो कभी कभी लड़ भी पड़ता था मैं अधिकारियों से। तो उन्होंने कहा नहीं लड़ना। उसका मूल कारण उनका ये कहना था, और जो अगली बात जो मुझे कही कि हिंदुस्तान के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वनवासी या गिरिजनवासी या आदिवासियों के जो गांव हैं, वहाँ सचमुच में अंग्रेज़ों का जो प्रशासन पहुँचा वो सिर्फ दंडात्मक था। प्रशासन का जो असली चीज़ होती है वो प्रशासन था ही नहीं। तो वहाँ जनता और उस प्रशासन के बीच में बहुत दूरी है, और वो दूरी आज़ादी में बनी रही तो आज़ादी का कोई मतलब नहीं होगा। अगर प्रशासन में और जनता में दूरी बनी रहती है, इस दूरी को भरने के लिए तुमने रचनात्मक कड़ी के रूप में काम करना। ये मुझे इसके बाद एक और आदेश मुझे मिला था जी। और वहाँ जो मेरे को समय बड़ा आदेश मिला, विनोबा जी ने मुझसे प्रश्न किया था, मुझे 3-4 बार बुला गया उस रोज़। मैं बड़ा घबराता हो जाता था, वापस क्या गलती होगी मेरे से, क्यों बुलाया जा रहा मेरे को, लेकिन हर बार मेरे को नई चीज़ दी जा रही थी। जब मैं फिर से आया तो उन्होंने कहा तुम जानते हो कि हिंदुस्तान का खनिज पदार्थ कहाँ है? मैंने कहा बाबा मैं कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ, 3/4 से अधिक खनिज ट्राइबल बेल्ट में है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन वहाँ खाली ज़मीन के नीचे खनिज नहीं है, ज़मीन के ऊपर 1000 साल की अनछुई प्रतिभा भी है, किसी ने उसको छुआ नहीं है। तो तुम्हारा मुख्य काम होगा वहाँ जो प्रतिभा है उसको खोजना और उसको निखारना। इस तरह से मुझे जीवन के 2-3 लक्ष्य मिले, और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ में इन लक्ष्यों के अनुसार काम करने की कोशिश की है। और इस समय ये जो लोकतंत्र की जो एक शक्ति होती है ना, एक सत्ताधारी पार्टी और एक विरोधी पार्टी, इससे मुझे इनके बीच में एक तीसरी शक्ति के रूप में, जनता और प्रशासन के बीच में कड़ी के रूप में काम करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। और भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी, और विनोबा जी के आशीर्वाद से और लोगों के सहयोग से, कि मेरे साथ में सभी के बहुत अच्छे संबंध हैं, और सभी के साथ में यहाँ काम करने का मुझे स्वर्णिम अवसर मिला है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो विनोबा भावे जी का आपके जीवन पर, आपके कार्यों पर, आपकी सोच पर, आपके कार्यशैली पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हमको समझने को मिलता। और मैं काफ़ी पॉइंट्स लिख रहा था कि आपसे वो चीज़ें एक बार फिर से मैं कंफर्म करूँगा। एक चीज़ जो हमारे युवा छोटे भाई बहन हैं, या ये जो वीडियो आज के 10, 20, 30, 50 साल बाद देखेंगे, सबसे पहला तो ये है कि एक प्रश्न उठता है कि आप आज़ाद हो चुका था भारत 1951 के बाद की बात कर रहे हैं, 54 की बात कर रहे हैं, जब आप ग्रेजुएट हो गए थे,
तो प्रश्न ये है कि आप सरकारी नौकरी क्यों नहीं करना चाहते थे, जबकि देश तो आज़ाद हो चुका था, अंग्रेज जा चुके थे, तो फिर क्यों आपने ये पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी है? इसका क्या कारण है? असल में क्या था कि जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मैं राजस्थान का इतिहास मेरे को बहुत पढ़ने को मिला, और आयुर्वेद मुझे बहुत पढ़ने को मिला मेरे बाबा के घर में। उनके यहाँ बहुत मोटे मोटे ग्रंथ थे, तो दूसरे बच्चे तो खेलते थे, लेकिन मैं वहाँ जाता था तो उनके यहाँ से कोई किताब निकाली और पढ़ने बैठ जाता था। तो राजस्थान के जो शूरवीरता के किस्से थे उसमें महिलाओं के भी थे और पुरुषों के तो थे ही थे। तो वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा उनका बहुत प्रभाव था। तो मैं ये सोचता था कि मैं बड़ा होने के बाद में फौज में जाऊंगा। अच्छा। और दूसरी तरफ क्या था कि मेरे पिताजी आर्य समाजी थे, वो सवेरे बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और स्नान वगैरह करके खूब ध्यान और योगा करते थे। तो मेरे मन में आता था जैसे मेरे पिताजी योग करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, मैं भी वैसा बनूंगा। तो ये मेरे मन में दो चीज़ें चलती रहती थी। तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी बैठे हैं और कोई सरकारी ऑर्डर आ गया तो हम सब छोड़ के चल दिए कि वहाँ मुझे काम करने जाना। मुझे लगता था ये सरकारी नौकरी बहुत ख़राब है। हमारे साथ तो बैठे थे, बातचीत हो रही थी, कितनी अच्छी बातें हो रही थी, और ये सरकार का ऑर्डर आया और चल दिए। तो मन में आता था ये सरकारी नौकरी बुरी चीज़ होती है, इससे तो किसान अच्छा अपना मर्जी आया, कंधे पर हाथ रखता, अपने जाता, सुबह उठता, दूध निकालता और दूध ही खूब पीने को मिलता है, खुश रहता, रात को आता है, खाता पीता, सो जाता है। तो ये ज़्यादा अच्छा है, अपनी मेहनत के जीवन जीना अच्छा है। और शादी नहीं करने का हुआ तो जो 8वीं में मुझे एक दिन ऐसी घटना घटी, ये मैं सुनाता नहीं हूँ, लेकिन आपको सुना रहा हूँ, पहली बार सुना रहा हूँ शायद जी, फर्स्ट टाइम है पूरी मीडिया को। अभी तक कभी नहीं सुनाई मैंने घटना। एक दिन मैं खेलने के लिए निकल रहा था, तो जब थक जाते थे, अच्छा नाश्ता सा करके निकलते थे घर से बाहर, तो वहाँ पर मेरे दरवाजे पर एक कुछ अखबार की कतरन पड़ी हुई थी, तो मेरा पाँव उस पर पड़ा और मुझे ऐसा बिजली जैसा झटका जैसा लगा। मैंने कहा मुझे ये क्या हुआ? तो मैंने उसको उठा के देखा, वो विवेकानंद जी की तस्वीर थी। मैंने अपना वहाँ बाहर जाना छोड़ दिया। मैंने कहा जरूर कहने के संबंध मेरा इनका है। और मैंने अपना एक पुराना कांच पड़ा हुआ था, वो आईना बहुत पुराना हो गया था, उसको खोला और साफ करके विवेकानंद जी का फोटो को जो काटा और काट कर इसमें अपने पढ़ने के टेबल पे लगा दिया मैंने। इसने मुझे आध्यात्मिक जीवन की दिशा में प्रेरित करना शुरू किया। एक ये बात थी। और तीसरा, मैं 1942 की मैं प्राइमरी स्कूल या मिडिल में कहीं हम लोग, हमारा मिडिल स्कूल था, वहाँ पढ़ते थे। तो वहाँ दीवान का लड़का आया था एक दिन, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उसने घंटी लगाई लंबी, और उसमें हम बच्चों को ये मालूम था कि लंबी घंटी छुट्टी की होती है हमेशा, कि जब लंबी घंटी बजे तो छुट्टी हो गई। तो हमने ना गुरुजी से पूछा ना किसी से पूछा, सारा स्कूल खाली हो गया जब लंबी घंटी बजाई उसने। तो बाहर निकलने के बाद मालूम पड़ा कि ये दीवान के लड़के ने बजाई है, सर लोगों ने छुट्टी नहीं दी है। लेकिन तब तक हम लोग बाहर निकल चुके थे, सब जितना भी विद्यार्थी वक्त था पूरा स्कूल बाहर निकल आया था। उन लोगों ने हमको एक रैली बनाई और रैली निकाली, उस रैली में मुझे भाग लेने का मौका मिला था। तो उसमें ये करो मरो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, हमको मालूम पड़ा भारत माता की जय, वंदे मातरम, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, करो या मरो स्वराज के लिए, ये पहला वो था। तो लगा कि भाई ये देशभक्ति बहुत बड़ी चीज़ है कोई, तो बस देश की सेवा करेंगे। ये 3 संकल्प इस तरह से बने हैं। नहीं, ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, व्यक्ति समाज जिस तरह से होता है, तो उसी हिसाब से लोगों की विचारधाराएं, उनकी सोच बनती हैं। ये आपसे हमें बहुत सीखने को मिलता है। ये तो बात थी 1952 की, 53, 54, 55 की बात थी, जब देश रिसेंटली आज़ाद हुआ था।
आज हम 2022 27 मार्च 2022 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज आपके बारे में, मतलब सरकारी नौकरी के बारे में आपकी क्या सोच है कि क्या आज आप जवान होते, आज जन्म जो बच्चे ले रहे हैं उनको सरकारी नौकरी में जाना चाहिए? क्योंकि अब आज भी जो आप कह रहे हैं कि काम जो सरकारी सिस्टम में है या प्राइवेट सेक्टर में है, काम तो बढ़ता जा रहा है, काम स्वतंत्रता उस तरह है नहीं जिस तरह से आप सोचते थे। तो क्या हमारे युवाओं को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे आईएएस की हो, आईपीएस की हो, बैंक की हो, रेलवे की हो, अलग अलग, क्या उनको उसमें जाना चाहिए या ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ 70% लगभग जनसंख्या है हमारी युवाओं की, वहाँ अपने पैरों पे खड़े होने चाहिए, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, खेल, उनमें जाना चाहिए? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, क्योंकि सरकारी नौकरी से मेरी वितृष्णा पहले ही पैदा हो चुकी थी, इसलिए वो मेरे लिए कभी बहुत बड़ी प्रेरणा वो बनी नहीं। इसलिए जब वो मेरी प्रेरणा नहीं रही तो मैं अपने बच्चों को भी, जो विद्यार्थी मेरे पास आते रहे हैं, उनको भी कोई बड़ी प्रेरणा नहीं दे सका हूँ। इसलिए मैंने आपको कहा कि रूपा खड़ा में जहाँ मैंने 6 साल काम किया है, जो मेरा बुनियादी काम है, जहाँ मेरे सार्वजनिक जीवन का जन्म मानता हूँ कि वहाँ हुआ है, वहाँ एक ही युवक सरकारी नौकरी में गया है। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि मैंने सरकारी नौकरी को कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं दिया। लेकिन वो लोग वहाँ ऐसे किसान हैं, आज वो तीसरी या चौथी पीढ़ी हैं। अभी मैं वहाँ जाता हूँ तो वो जो बहूएं होती है ना मैं उनको जानता ना उनने मेरे को देखा है, लेकिन अगर वो उनका चुन्नू मुन्नू होता है तो वो अभी भी उसकी सास या जो उसके परिवार में जो लोग होते हैं वो कहते हैं ये हमारे पूरे गांव के गुरुजी हैं, पूरे गुरु के मास्टर रहे हैं। तो अभी वहाँ जाता हूँ तो वो अपना जो, अगर कोई बच्चा उसकी गोद में होता है उसको लेके आती है और मेरे पाँव में या मेरी गोदी में रख देती है और कहती है इसको आशीर्वाद दो। और वो आज अपने बल के ऊपर, मेहनत के बल पर 30-30 लाख कमाने वाले लोग हैं। और उन्होंने, जैसे रतलाम की हवेलियां हैं, रतलाम में व्यापारियों की, बिजनेसमैन के, अच्छे लोगों की हवेली है, मकान बने हुए हैं, उतने अच्छे मकान बनाए, लेकिन सादगी उनका अभी भी उन्होंने सादगी नहीं तोड़ी है। वो पेंट में तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी सादगी झलकती है उनके जीवन में, उनके घर में सादगी झलकती है, उनके जीवन में सादगी झलकती है, उनके व्यवहार में, उनकी बातचीत में सादगी है। और समय बड़ी बात तो ये कि वहाँ रूपा खड़ा में 1955-56 से लेकर के आज तक कोर्ट केस नहीं गया है। एक केस गया था, वो जो केस वो जो दोनों परिवार वाले रूपा खड़े के थे, तो जब वो नहीं माने कि ये धर्मपाल भाई यहाँ बता गए थे कि कोर्ट में नहीं जाना और तुम चले गए हो तो तुमने बात छोड़ दी है धर्मपाल भाई जी की, तो वो मेरे पास आए और मुझे ले गए गांव में। और गांव में मैं 8 दिन रहा। 8 दिन वहाँ मैंने ऐसे वातावरण बनाने की कोशिश करी कि मेरे आने के बाद में उन लोगों ने वो कोर्ट केस वापस ले लिया। और वो कोर्ट केस मामूली नहीं था, मर्डर का केस था, तो भी उन्होंने उसको वापस ले लिया। इस तरह से वो गांव आज भी कोर्ट रहित है। तो ये शिक्षा का असर, और शिक्षा के साथ में जब सेवा जुड़ जाती है और सेवा के साथ में जब सच जुड़ जाता है, ईमान जुड़ जाता है, तो उसका कितना असर होता है। तो मेरे जैसे छोटे से आदमी की सेवा का असर वहाँ आज भी विद्यमान है। और उस समय मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था गांधी जी को, लेकिन गांधी जी की एक चुनौती मेरे मन में पड़ी हुई थी उस समय कि युवकों को गांव में जाना चाहिए और नया गांव बनाने की कोशिश करना चाहिए। वो मैंने वहाँ पूरी ईमानदारी से की। तो आज भी आप बिल्कुल इस चीज़ को मानते हैं कि गांधी जी की जो इकोनॉमिक मॉडल था, जो उनका थिंकिंग था आर्थिक अर्थव्यवस्था को लेकर के, कि हमारे गांव सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, हमारे गांव में हमारे पास सब संसाधन हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उनके उपयोग करके आत्मनिर्भर आंतरिक रूप से बन सकते हैं और अपने परिवार को, घर को जो है अच्छे से रख सकते हैं। तो ये थी जी, ये रूपा खड़ा का एक प्रयोग था। जब मैं यहाँ आया, छत्तीसगढ़ बस्तर में आया, तो उसके पहले वहाँ मुझे मालवा भील शिव शंकर के आदिवासियों के बीच में काम करने का अवसर मिला। वहाँ मुझे लगा कि अगर हमारे यहाँ समय पिछड़ा हुआ कोई समुदाय रह गया है और जिनको कोई बहुत नेतृत्व नहीं मिला है, और उस हिसाब से शिक्षा भी, दीक्षा भी, और आज़ादी का जो आज़ादी में जो एक शक्ति होती है कि वो मनुष्य को नई नई सोच देता है, नए नए सपने देने की प्रेरणा मिलती है उसको, वो नहीं मिली है। वो मैं जब वहाँ गांव में घूमता था, तो गांव में, आदिवासी गांव में घूमता था,
वो मुझे सब में कम अगर कहीं दिखाई देती थी तो आदिवासी क्षेत्रों में दिखाई दी। इसके पहले मुझे हरिजन सेवा संघ का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, नशा मुक्ति का संगठन मंत्री रहा हूँ, हरिजन सेवा संघ का सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि जो एससी क्लास है वो पढ़ने लिखने में और दूसरी बातों में बहुत आगे बढ़ चुकी है। अम्बेडकर साहब जैसा उसको और गांधी जैसा उनको दो बड़े नेता मिल चुके हैं, मालवीय जैसे लोग मिल चुके हैं, जिससे सामाजिक रूप से उनमें बहुत परिवर्तन आ गए हैं। आर्थिक परिवर्तन भी आए हैं, सामाजिक भी आए हैं, राजनीतिक भी आए हैं। लेकिन इन तीनों परिवर्तनों को मैं जब आदिवासी क्षेत्र में घूमता था मुझे लगता था कि सब में कम अगर हमारा ये जो आज़ादी का जो परिवर्तन होने चाहिए, सामाजिक होने चाहिए, आर्थिक होने चाहिए, सांस्कृतिक होने चाहिए, शैक्षणिक होने चाहिए, ये सब में कम अगर कहीं पहुँचे हैं तो वो आदिवासी क्षेत्र है। इसलिए जब मैं यहाँ आया तो मुझे वहाँ कस्तूरबा ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने कहा था कि वहाँ बस्तर में महिलाओं की शिक्षा बहुत बहुत कम है, उसको बढ़ाना। जब यहाँ आया तो सचमुच में 4 लड़कियाँ मिलना मुश्किल हो गई थी। यहाँ का जो डिप्टी कलेक्टर साहब थे, डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल के जो अधिकारी थे, उनने मुझे कहा था कि 80 सीटर छात्रावास क्यों मंजूर करा लाए आप, यहाँ तो 8 लड़की आप इकट्ठी कर लोगे तो मैं मानूंगा आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। तब मैं हंसा था क्योंकि मैं वहाँ इंदौर के पास में 100-150 किलोमीटर दूर 250 कन्याओं का हायर सेकेंडरी स्कूल चला के यहाँ आया था, और यहाँ मुझे जगदलपुर से 10 किलोमीटर दूरी पर चैलेंज दिया जा रहा है कि 8 लड़के इकट्ठे कर लेना। बताइए। और ये सच्ची बात थी। जब मैं ये इमली के पेड़ के सामने हम खड़े थे, एक तहसीलदार साहब मुझे ज़मीन दिखाने के लिए लाए थे, और संयोग से उस रोज़ जो बस्तर के कमिश्नर थे, जो उनका हेडक्वार्टर रायपुर में था, मिस्टर भावे मेरे अच्छे मित्र थे, क्योंकि हम लोगों ने खूब ज़मीन बांटी थी उनके साथ में लैंड मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। तो वो भी यहाँ खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि ये ज़मीन अच्छी लग रही है, यहाँ आश्रम बनाना सैनी जी। तो सरपंच ने ये कहा था कि लड़की कौन पढ़ाता है। जब मैंने उनसे कहा कि हम लड़कियों का आश्रम खोलेंगे और लड़कियों को अपनी लड़की भेजोगे, तो उसने मुझे उत्तर में कहा था लड़की कौन पढ़ाता है। तब मुझे अंदाज़ हुआ कि यहाँ काम करना कितना कठिन होगा। इसलिए यहाँ पर मुझे ये इस बात को लाना पड़ा। मैं यहाँ के पिछड़ेपन के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिछड़ा जो बहुत सारे पिछड़ेपन की बातें हैं ना, वो ये इतिहास बन चुकी हैं। अब बस्तर काफ़ी आगे बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी एक घटना सुनाना चाहता हूँ जी, कि लोहांडीगुड़ा के बाज़ार में हम लोग उन दिनों में मौदर पदयात्राएँ कर रहे थे। तो वहाँ बाज़ार के दिन हम लोग पहुँचे, तो बाज़ार में हमने देखा कि वहाँ पर जो लेन देन हो रहा है उसमें जो विक्रेता है उसका बहुत प्रभावशाली नियंत्रण नहीं है कीमतों के ऊपर। जो खरीदने वाले लोग हैं वास्तव में उन्हीं का सब चल रहा है। तो वो हम लोगों को लगा कि ये बहुत पिछड़ा इलाका है, इतना कम नियंत्रण वाला क्षेत्र इसके पहले मुझे देखने को नहीं मिला था। तो वहाँ अज्ञानता की चरम सीमा देखी मैंने एक, कि कुछ बहुत बुजुर्ग महिलाएं थीं, उन्होंने एक सामान खरीदा और अपना साड़ी के पल्लू खोल के दुकानदार के सामने कर दिया, और दुकानदार ने पैसे गिन के उठा लिए। वो घटना हम देखते खड़े रहे और लगा कि ओहो, यहाँ तो महिलाएं गिन के पैसा नहीं दे सकती हैं, और दुकानदार ने अपने गिन के पैसा उठा लिया। वो उसकी ईमानदारी के ऊपर निर्भर है, वो कितना ईमानदार है। तो इसलिए मेरा वो मन पक्का हो गया कि यहाँ महिला शिक्षा के द्वारा ही मुझे काम करना है, और मैं इसलिए हम लोगों ने महिला शिक्षा से काम किया। और जब काम किया तो मुझे लगा कि जो ऐसी क्लास है उनके अंदर जो बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, वो परिवर्तन में जो सरकारी नौकरियों में वो लोग गए हैं, वो भी एक बड़ा कारण है, एक कारक है वो, कि हमारे यहाँ शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, कलेक्टर भी हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। तो ये एक उनके स्वाभिमान निर्माण करने में, एक सामाजिक, व्यक्तिगत ही नहीं, एक सामाजिक स्वाभिमान निर्माण करने में एक भारतीय होने के नाते से ज़्यादा मुझे उनमें विकास दिखाई देता था और इसकी कमी दिखाई देती थी। इसलिए मैंने यहाँ पर
बुनियादी रूप से गांव के लिए ही तैयार करने में, हम गांव के लिए ही लोग तैयार करेंगे, इसका शुरुआत हमने यहाँ करी। हमने कोई सरकारी मकान नहीं बनवाया, यहाँ हम लोगों ने झोपड़ियाँ छोटी छोटी बनाई हैं, अपने हाथों से अपनी दीवारें खड़ी की हैं, मिट्टी की दीवारें खड़ी की हैं, और मैं इधर उधर से पत्थर डाला के जमा करके हम लोगों ने अपनी पहली झोपड़ियाँ बनाई थी। और उन झोपड़ी से हमने शुरू करा, जिससे कि यहाँ की जनता को ये नहीं लगे कि हमारा जीवन अलग है और ये जो हमारी सेवा करने आए हैं इनका जीवन हमारे से अलग है। हम लोग जितना संभव था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते थे, उनके जैसे जीवन जीने की कोशिश करी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ हम लोग 3-4 महीने बाद में मुझे लगने लग गया था कि यहाँ हमको सफलता नहीं मिलेगी। 4-5 लड़कियाँ इकट्ठी करते थे, उनमें से 2-3 भाग जाती थी। कब की बात है ये? ये है 1976 की। अच्छा। तो बड़े परेशान थे कि लड़कियाँ 80 सीटर राशन तो आ गया है, लेकिन 80 लड़कियाँ इकट्ठी कैसे करना? यहाँ तो 3-4 से ज़्यादा लड़कियाँ इकट्ठी नहीं हो पाती हैं। तो मैं यहाँ लोगों का अध्ययन, ये गांव में जाता था तो महिलाएं अपने बच्चों को गोदी में लेकर के जंगल में भाग जाती थी, कुंडी बंद करके, कि हम अभी पूछेंगे कि अपनी लड़की पढ़ने को दोगे, उससे बचने के लिए भाग जाते थे जंगल में। मैंने यहाँ के जीवन का अध्ययन किया तो देखा कि सवेरे कंधे पर नागर रख करके, हल रख करके निकल जाते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ सब निष्ठा बहुत गहरी है, स्वावलंबन की भावना खूब गहरी है। तो एक दिन मैंने अपने मित्रों से कहा कि अब हम एक कमी रह गई। मैं जो कुछ जानता था, जनता का दिल जीतने के जो तरीके मैंने सीखे थे अभी तक, 23 वर्ष की उम्र से लेकर के 46 वर्ष की उम्र तक, वो मैं सब आजमा चुका, लेकिन यहाँ कोई भी करिश्मा काम नहीं आ रहा है। अब एक बचा है और वो बची श्रम निष्ठा। कल से हम श्रमदान करेंगे। ये 46 ईयर, 46 साल की एज में? मैं यहाँ 46 साल की उम्र में आया था। अच्छा। 30 का जन्म है मेरा, 76 में आया, 46 साल का था जी। तो कुछ मेरे साथी जो बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा साहब हम यहाँ गिरती फावड़ा चलाने नहीं आए हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग अपने घर जा सकते हो। तो मेरे कुछ मित्र लोग मुझे छोड़ के चले गए और हम लोगों ने अगले दिन से खेत खोदना शुरू किया। विनोबा जी उसको कांचन मुक्ति की कृषि सेवा कहते थे, ऋषि खेती कहते हैं। ऋषि खेती करते हैं जिससे मानव श्रम का ही उपयोग किया जाता है, कोई दूसरे श्रम का उपयोग नहीं होता है। हमने उसका उपयोग किया। तो जब तीसरे दिन हम खुदाई कर रहे थे तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूरा गांव हमारे पास आ गया। पहले हम जाते थे तो भाग जाते थे, जो बड़े बूढ़े बचते थे वो हमको बैठने का भी नहीं बोलते थे, लेकिन उसको सब आ गए। तो उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसी मेहनत करना सिखाओगे तो लड़की भेजेंगे। हाँ। तो लर्निंग, ये डूइंग, जो आप खुद करके दिखा रहे हैं तब आपके साथ जुड़ेंगे। आप कहेंगे तो हम नहीं करेंगे। ये मुझे बड़ा वो लगा। मैंने उससे पूछा कि हम लोग इतनी बार आपके पास में आए, आपने हमको ये भी नहीं कहा कि खाट पे बैठो, और आपने कहा कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, हमको नहीं पढ़ाना है। बोले नहीं, आप जैसा गुरु कोई अब तक नहीं आया। वो 3-4 लड़कियों को जो सेवा हम करते थे ना जी, हमारी जो बहनें करती थी, चोटी करना, कंघी करना, नहलाना, धुलाना, कपड़े साफ पहनाना, ऐसा गुरु जी कोई नहीं आया था अभी तक जैसा आप लोग सेवा करते हैं बच्चों की। लेकिन हमको डर लगता था कि हमारे यहाँ पटेल हैं और एक ये बहुत पैसे वाला आदमी है, इसका लड़का 8वीं में पढ़ता है, पटेल का ये 5वीं में पढ़ता है। इनको जब हम कहते हैं खेत में चलो रोपा लगाने के लिए या कुछ काम करने के लिए, तो ये दोनों बोलते हैं नहीं खेत में नहीं जाएंगे, हमारे पैंट में कीचड़ लग जाएगा। तो हमको लगता था कि लड़के बोलते हैं कीचड़ लग जाएगा, और हमारे यहाँ तो लड़कियाँ सब में अधिक काम तो ये जो हमारे नोनी माने ये करते हैं, लड़कियाँ करती हैं। और इन्हें अगर नखारा कर दिया पढ़ लिख करके तो धान कौन रोपेगा। हाँ। और घर में भात कौन बनाएगा। हाँ। ये समस्या थी। लेकिन आप जब आपने मेहनत करना शुरू करा तो ये सिखाओगे हमारी लड़कियों को। हमने कहा गांधी जी की शिक्षा में हाथ की मेहनत और दिमाग की मेहनत दोनों एक बराबर हैं, छोटा बड़ा नहीं है। बस हमारे यहाँ बच्चे आने लग गए।
तो इस तरह से आपका ये कहानी है हमारे यहाँ काम शुरू करने की। बस्तर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं आप, तो 1978। ये जब मैंने देखा, जो वहाँ देखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर वातावरण वही रखा जो गांव के यहाँ के वातावरण था, सादगी वही रखी जो गांव की सादगी थी। लेकिन इन बच्चों को कोशिश की कि नहीं तुमको भी गुरुजी बनना, शिक्षक बनना। मैंने सब में अधिक शिक्षक बनने की बात कहा। पंचायत राज में जाने की बात तो मैंने अभी 15-20 साल पहले कही है। 20 साल मैंने उनको कहा कि तुम किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाओगे, सिर्फ गांव की सेवा करने वाले बनोगे, मास्टर बनना तुमने। फिर जब नहीं ज़्यादा प्रेरणा लगी तो कोई बड़े अफसर आते थे तो बच्चे बड़े उत्साहित होते थे। कभी कभी कोई कलेक्टर साहब अच्छे आ जाते थे या कोई महिला अधिकारी भी आती थी तो वो पाँव पड़ते थे, वो हाथ मिलाना सिखाते थे। तो बच्चों को हाथ मिलाने में बड़ा मज़ा आता था कि हमने हाथ मिलाया। मेरे खेल वाले बच्चे तो यही कहते हैं कि उनसे पूछता है तुम क्या हो तुम, बोले चुप रहिए, हमने मुख्यमंत्री से हाथ मिलाते हैं हम। कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब हमसे हाथ मिलाने आते हैं जब खेल में उतरते हैं। तो जब मैंने देखा कि इनके अंदर ये गौरव भावना जागती है तो मैंने कहा बेटे इन क्षेत्रों में तुमको सामाजिक रूप से उठने के लिए, और शिक्षा का एक परिणाम ये भी है कि हम जो यहाँ के जो सेवा के कार्य हैं, सर्विस के काम हैं, जो कार्यपालिका हैं वो सेवा करने वाली मानी जाती हैं, उसमें जाने का तुमको मौका मिलेगा। इसलिए मैंने दूसरा ये रखा कि तुम चाहे जहाँ काम करना, लेकिन अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने गांव को कभी मत भूलना। और ये बात मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चों में बदमूल है, और अधिकांश बच्चों को अपने गांव के लिए ही मैंने तैयार किया। लेकिन अब धीरे धीरे डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, तो भाई दूसरे काम में भी जाएंगे सही। जी, तो 1978 से 1990-92 तक आपने बहुत सारी बच्चियों को, लड़कियों को आदिवासी क्षेत्रों में, जो हमारे यहाँ बस्तर छत्तीसगढ़ के जो बच्चियाँ हैं, उनको शिक्षा से जोड़ा, उनको गांव में जो खेतों में कार्य करते हैं, अपने कार्य करते हुए उनको उनके परिवार के साथ उनकी सहमति से आप पढ़ाए, यहाँ उनको खेल में आपने जोड़ा। कितनी लड़कियां, अगर एक संख्या में बात करें, क्योंकि 1992 में जो है प्रेसिडेंट साहब थे, वेंकटरमन जी थे, उन्होंने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो कितनी बच्चियों के जीवन में जो है आप एक उजाला बन के आए, उनको सशक्त बनाए, एक अंदाज़ा अगर कुछ हो। अब देखिए हमारे 37 आश्रम खुल चुके थे, धीरे धीरे हमारे 2 आश्रम, 4 आश्रम और 30 आश्रम खुले। तो इनमें 3000 के करीब बालक बालिकाएं पढ़ रहे हैं। तो और करीब 600 पारे गाँवों को, मैंने गाँव तो नहीं है वो शुद्ध 600, लेकिन उनके पारे, नए नए गाँव के पारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी तक कई हज़ार बच्चे यहाँ से पढ़ के लड़के लड़कियाँ जा चुके हैं। और मेरा अनुमान है कि और कभी हमारे पास रिकॉर्ड तो ये भी नहीं कितने हमारे डॉक्टर बन गए, कितने इंजीनियर बन गए हैं। ये इसमें हम बहुत कमज़ोर रहे हैं, काम करने में आगे रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में बहुत पीछे रहे हैं। तो इसलिए मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि इतने हज़ार लड़कियां होंगी, लेकिन हज़ारों तो हैं, हज़ारों हैं। और अगर आप यहाँ इस संस्था से और सैनी साहब से जुड़े हैं, या आज आप अपने भविष्य में जो कुछ भी बने हैं, अगर उसमें सैनी जी का बहुत योगदान रहा है, तो आप हमसे जुड़िए, यहाँ आइए, मिलिए, और आपने जो चीज़ ली है यहाँ से, वो चीज़ आप यहाँ एक बार इनसे मिलके बच्चों को देने की कोशिश करिए। हमारे साथ जुड़िए, हम सैनी साहब से फिर से मिलेंगे इस बारे में। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं आपके जो विद्यार्थी जीवन, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी समाज कार्य के अलग अलग सेक्टर्स के जो है क्षेत्रों के बच्चे देखते हैं, युवा देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, हमको जानते हैं, अपना आशीष देते हैं। तो पहला चीज़ तो ये था कि आप बैक बेंचर रहे हैं, पीछे सीट पे बैठते रहे, जो मैंने अभी नोट किया है। दूसरा चीज़, आप पास होने के लिए कभी कभी चीटिंग कर लेते थे। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो आपको जब आपके शिक्षकों ने झकझोरा कि 60% से ज़्यादा नहीं दे सकते, 80-90% का, आपने 90% का टारगेट लिया और आपने खुलेआम अपने लक्ष्य को निर्धारित करके सबके सामने रख दिया कि भाई मेरा लक्ष्य है कि सर, गुरुजी आप मुझे 90% नंबर देंगे, 60% तो छोड़ दीजिए आप। तो ओपनली डिक्लेयर करना अपने लक्ष्य को और उसके लिए मेहनत करना
और मेहनत करके वो चीज़ हासिल करके दिखाना, ये एक बहुत 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 इनिशिएटिव बहुत बढ़िया रहा। और दूसरा, विनोबा भावे जी का जो आपका था कि आपने जो लेटर लिखा था कि मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, और उसमें जो अंडरलाइन किया था प्रयत्न का, प्रयास का, तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए, अपने एफर्ट्स ईमानदारी से जो आप कह रहे हैं करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भी यही लिखा है, कर्मण्ये माधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो प्रयत्न करते रहना चाहिए। दूसरा, एक विनोबा भावे जी ने जो आपको कह के ये भेजा कि हालांकि 1950 के बाद, 1947 के बाद ही देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन अंग्रेज़ों की जो प्रशासनिक सेटअप था, जनता और प्रशासन के बीच में जो गैप था, जिसके लिए उन्होंने कहा कि आप लड़ाई मत करिएगा, अपनी बातों को न रखिएगा, तो वहाँ ये था कि आपको जो है उनके बीच में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के साथ प्रशासन को और लोगों को जोड़ना है, जनता और प्रशासन के बीच में रचनात्मक कड़ी के रूप में जुड़ना है, ये शब्द थे। और यहीं से शुरुआत होती है एक बहुत ही देश भर में चर्चित, भारत देश में चर्चित एक ऐसे एपिसोड की, एक ऐसी कहानी की, ऐसे कथा की शुरुआत होती है जब कोबरा कमांडो का जो है यहाँ पे हमारे जो वो एपिसोड थोड़ा बताएं, मैं कहूँगा आप ही बताएं। असल में वो जो क्षेत्र है जहाँ पर वो गोलीकांड हुआ था बहुत बड़ा, और वो राकेश सिंह जी को अपने साथ में ले गए थे, वो हम लोग के आश्रमों का क्षेत्र है। उसके जहाँ हम लोग गए थे वहाँ से मात्र 15-20 किलोमीटर दूर हमारे 2-3 आश्रम अवस्थित हैं। एक कन्या आश्रम है और 2 बालक आश्रम हैं। तो वो सारी घटना ये है कि मुझसे पूछा गया प्रशासन से कि आपको एक बहुत गांव, अंदर के गांव में माओवादियों से बातचीत करने जाना है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई मुझे वहाँ किन लोगों से बात करना पड़ेगी और क्या बात करना पड़ेगी, मुझे बताइए। अब वो बताने को राज़ी नहीं थे। तो ऐसे 2-3 बार बातचीत हुई, पर उन्होंने मुझे कुछ खोल के नहीं बताया। लेकिन जब तीसरी बार बातचीत हुई तो उस समय अखबारों में राकेश सिंह का फ़ोटो और उनके भाई और उनके एक बच्चे का जो फ़ोटो छपा था, और उसके नीचे लिखा था कि वो अपील की थी उनकी पत्नी ने भी, वो बच्चे ने भी, कि मेरे पति को, मेरे पिता को छोड़ दीजिए। तो मैं समझ गया कि मुझे वहाँ जो जाने कहा जा रहा है वो माओवादी एरिया है, और वहाँ ले जाने के लिए मुझे कहा जा रहा है। पर मैंने थोड़ा देर सोचा और सोचा कि इस बालिका की मदद की जा सकती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे आश्रम उनके ही क्षेत्र में है, मैंने माओवादियों के क्षेत्र में है, और वहाँ हम लोग घूमते फिरते हैं, जाते आते हैं, और कभी उन्होंने हम लोगों को, हमारे आश्रमों को भी कोई परेशान नहीं किया है और हमको भी नहीं किया है। सवाल तो खड़े होते हैं, आश्रम तो उन्हें हमारे 4 तोड़े हैं, लेकिन फिर भी हमको कोई वहाँ पर डर नहीं लगता था घूमने फिरने में। अकेले बहुत घूमे हैं हम लोग वहाँ पर, हमारे कार्यकर्ता भी अकेले रहे हैं। तो मैंने उनको हाँ कर दी, और पहले दिन मुझे हमको यहाँ से शाम को ले जाया गया, और 9 बजे बीजापुर में, और बीजापुर से बाद में रात को एक जो तर्रेम नाम का गांव है जहाँ उनका नया कैंप खुला था, रात को 1:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए। और सवेरे हम लोगों को वहाँ पर कुछ जो पत्रकार भाई थे उनके साथ में, एक बुरैया जी करके वहीं के एक शिक्षक थे, उनके साथ में हम 4 लोग वहाँ से और पत्रकार लोग पहुँचे, और बहुत घने जंगलों के अंदर से, मैंने ये कहा जाता है कि जो यहाँ का जो बहुत तेजस्वी कमांडर हैं, स्थानीय कमांडर हैं हिडमा जी, उनका गांव जहाँ हम पहुँचे थे वहाँ से मात्र 10-15 किलोमीटर दूर ही था। जब हम वहाँ पहुँचे तो उस गांव में रास्ते में हमको सब वो बताते गए कि यहाँ ये घटना घटी वगैरह वगैरह। तो दिल तो द्रवित होता है जहाँ खून बहा हो लोगों का, लेकिन वहाँ मालूम पड़ गया कि कैसे ये इतना बड़ा कांड हो गया होगा। जब वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद में हम लोगों ने वहाँ धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। तो शुरू में जो युवक वर्ग आया तो उनमें थोड़ा सा तनाव हमको दिखाई दिया,
लेकिन फिर हम लोगों ने खुल के बातचीत करना शुरू की, तो धीरे धीरे तनाव जो हल्का फुल्का, मैंने कोई ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन हल्का फुल्का तनाव था। तो जब बातचीत करना शुरू करी और मालूम पड़ा कि हम लोग यहाँ आए हैं इस काम के लिए, और हमको यही मालूम पड़ा कि ये लोग उसी काम के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो जनसभा करते हैं। तो वो जनसभा के लिए इकट्ठे हुए और करीब करीब 1:30-2 बजे तक वहाँ कई 1000-1500 लोग इकट्ठा हो गए। वो पूरा युवक वर्ग था, चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, पूरा युवा वर्ग वहाँ इकट्ठा हुआ। तो उसके विषय में बोरैया जी को वहाँ बुलाया था उन लोगों ने, उनसे बातचीत हुई। फिर वो स्वयं भी वहाँ जो कमांडर थी, तो उनके बोरैया जी के साथ में हफ्का नाम की एक महिला सरपंच थी, वो हमको सब बता रही थी। वो वहाँ की सभी जानकार थी कि ताऊ जी ये समय बड़ी कमांडर हैं, इन्हीं का यहाँ सब चलता है, इन्हीं कहना को सब मानते हैं, इन्हीं कहने चलते हैं। तो मैंने कहा आप क्या मिलते हैं इनसे? बोला इनसे तो हमेशा मुलाकात होती है हमारी। अच्छा। हमको तो इनके बीच में रहना पड़ता। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर एक जो वातावरण बना, उस वातावरण में फिर उनको लाया गया राकेश सिंह जी को। तो उनको जब हमने थोड़ा सा रस्सी से बंधे हुए देखा तो हमको थोड़ा सा एक बेचैनी जिसको कह सकते हैं, बेचैनी हम लोगों ने अनुभव की। लेकिन हम लोग पूरे धैर्य के साथ में और दिल दिमाग के संतुलन के साथ में वहाँ पर थे। उन लोगों ने हमको खाना भी खिलाया था। उसको उन लोगों ने, गांव वाले ने ही हम लोगों को खाना खिलाया था। और जब ये बैठ के बातचीत कर रहे थे तो बस वही क्षण हमको जरा थोड़ा सा बेचैनी भरा लगा। लेकिन जब राकेश सिंह खड़े हो गए तो बाद में फिर हमको कोई वैसा नहीं लगा। लेकिन काफ़ी बातचीत उनके साथ में हुई और जो पत्रकारों के जो कुछ सवाल थे वो बड़े कठोर रहे। उन्होंने बहुत पूछा, लेकिन राकेश सिंह ने बहुत सहजता से जवाब दिया कि मेरे साथ में कोई बुरा सलूक नहीं किया गया है, ना मुझे परेशान किया गया है, सही जीवन जिया है मैंने। और खाने पीने वगैरह का इंतजाम सब जो उन्हें सवाल पूछते गए वो जवाब देते गए। वो बहुत मैंने दिल को तसल्ली देने वाले सवाल तो कड़े लगते थे, लेकिन उत्तर दिल को तसल्ली देने वाले थे। क्योंकि आखिर मानव हृदय हैं, तो वो जो आपस में जो एक मानव जाति का अंश जो है वो तो सब में है, चाहे वो कमांडर हो और चाहे वो किसान हो, तो उतना सब में है। किसान में ज़्यादा दया भावना होती है, कमांडर में अगर ज़्यादा दया भावना होगी तो कमांडर ही नहीं बन सकता। तो अपने अपने जो काम करते हैं उसके हिसाब से गुणों का विकास होता है, इसको हम समझ रहे थे। तो कुल मिलाकर के जब हाँ ये बातचीत हुई तो उन्होंने उसके बाद में जब सब बातचीत हो गई और बहुत उत्तर दिए, हम लोगों ने कहा कि नहीं, काफ़ी मैंने विचार विनिमय वहाँ चलते रहे। उसके बाद में वहाँ एक नया सेशन शुरू हुआ। अच्छा। वो हमारी 80वीं परीक्षा थी और वो सेशन शुरू हुआ शिकायत का। प्रशासन के खिलाफ शिकायत तो लोग करने लगे। मैंने वो शिकायत जनता करती है शिकायत। हाँ। कि ये जो कमांडो होते हैं और जो फोर्सेस पुलिस वाले होते हैं, हाँ। ये होते हैं, ये कैसे हम लोग साथ में बदतमीजी करते हैं वगैरह वगैरह, जो आम अखबारों में आता है वो चला। लेकिन हमने देखा कि उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी कि जो बराबर उसका एक माहौल में थोड़ा सा कभी कभी तनाव से लगता था, कभी कभी फिर वो उदारता की बात आती थी, फिर तनाव आता था, फिर ऐसे उदारता और तनाव का एक नरमा गर्मी, जो नरम दल गरम दल आज़ादी के समय वाली थी, उसी सिचुएशन में आज भी आप फंसे थे। लेकिन कुल मिलाकर के आखिरी में एक बात हुई कि इन्होंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। राकेश सिंह ने, क्योंकि वो तो नए नए आए थे, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। और जब इन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है तो इनको कोई इनके विरुद्ध में कोई कार्रवाई करने का नहीं बनता है और इसलिए इनको छोड़ा जाना चाहिए। और कुल मिलाकर के वो जनता की मंजूरी वहाँ पर
उनको छोड़ने की होगी। तब उन्होंने हमसे 2 शर्तें रखी थी। मैंने 2 बातें रखी, शर्तें नहीं कहना चाहिए जी। एक तो ये कि इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इनको हम छोड़ रहे हैं, इनको आप अपने ले जाइए और इनके जो अधिकारी हैं उनको सौंप दीजिए। जी। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अपने घर पहुँचें और वहाँ के घर के वातावरण कैसे हैं वो हमको मालूम पड़े। हम इनको अपने परिवार में, इनकी पत्नी बच्चे के साथ में हंसते खेलते देखना चाहते हैं। और एक बात उन्होंने फिर और रखी कि जैसे हम अगर किसी को पकड़ते हैं तो सारी दूर आप हल्ला मचाते हो कि ये निर्दोष हैं, इनको क्यों पकड़ा आपने, छोड़ो छोड़ो। तो जब कोई निर्दोष ग्रामीण को पकड़ता है, फोर्स पकड़ती हैं, तो उस समय भी आप लोगों ने आवाज़ उठाना चाहिए। तो हमारे बोरैया जी ने बहुत बढ़िया सुंदर उत्तर दिया। उत्तर तो सबने दिए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। वो ग्रामीण होने के कारण से वहाँ की परिस्थिति से ज़्यादा अवगत थे वो। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई निर्दोष होगा और जिसको हम जानते होंगे कि निर्दोष है, उसके बारे में हम जरूर खड़े होंगे, लेकिन पहली शर्त ये है कि वो सचमुच में निर्दोष होना चाहिए। जी। इस तरह से वहाँ समाप्त हुआ। तभी एक घटना घट गई कि एक अखबार वाला बोला कि अभी चर्चाएं समाप्त नहीं हुई हैं, और चर्चा कुछ लोग जल्दीबाजी करने लग गए। और राकेश सिंह की तो बहुत जल्दी इच्छा थी कि हम जल्दी यहाँ से रिहा हो जाए, निकल जाए यहाँ से। और सूरज ढलने से मेरे ख्याल से 1-1.25 घंटा ही बचा था। 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे के बाद में सूरज ढल जाएगा, ऐसी स्थिति बन रही थी। तो दूसरे लोगों की भी इच्छा ये हो रही थी कि जल्दी जल्दी बात निमट जाए, चलें। तो तभी एक अखबार वाला बोला कि नहीं, बातचीत ख़त्म नहीं हुई है, और बातचीत ख़त्म हुए बिना हम जाएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। तो कोई कुछ बोला नहीं, कि सबकी इच्छा ये थी, लेकिन मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। तो मैं खड़े होकर के मैंने कहा कि अगर बातचीत समाप्त नहीं हुई है तो हम बातचीत समाप्त करने के लिए यहाँ रुकेंगे। अगर हमको कभी रात को भी रुकने की ज़रूरत पड़ी तो हम रात को भी यहाँ रुकेंगे, और हम यहाँ यही खाना खाएंगे जिन गाँव वालों के साथ में जिन्होंने हमको यहाँ दोपहर खाना खिलाया था। हम बातचीत समाप्त होगी उसके बाद ही यहाँ जाएंगे। उसके बाद में माहौल एकदम नॉर्मल हो गया, एकदम सामान्य हो गया, शांतिपूर्ण हो गया, सामान्य हो गया, और थोड़ी देर में मामला ख़त्म हो गया। और हम लोगों ने जब विदा होने लग गए तो सचमुच में वो वातावरण ऐसा था कि किसी के चेहरे पर भी ये नहीं था, ना उतावली थी, ना टेंशन था, तनाव था, और ना ये था कि हम यहाँ से कोई भाग के जा रहे हैं, हम अब जा रहे हैं, शांतिपूर्वक जाएंगे। तभी एक पत्रकार को ध्यान में आया, उसने कहा कि यहाँ तो आपने सबको समझा दिया, लेकिन अब ये 1-1.5 हज़ार आदमी रास्ते में चलेंगे, उसी रास्ते से हमको जाना। अब किसी के मन में आ जाएगी फौजी, और फौजी हमको तंग करते हैं, और किसी ने इसको एक पत्थर ही मार दिया तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। तो कमांडर ने फिर अपने लोगों को फिर रोका और कहा कि यहाँ जो बातचीत हो गई है वही आखिरी है, इनको रास्ते में भी कोई तंग नहीं करेगा। इस तरह से हम लोग वहाँ से चले। और मैं मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा था एक पत्रकार भाई के, तो मैंने उससे कहा भैया समय कम है, आप सब लोग उतावली में हो, लेकिन मेरे को हारनिया है और मेरा हारनिया बहुत बड़ा हो गया है, तो ज़्यादा कुदा मत देना मोटरसाइकिल नहीं तो तुमको यही ऐसा यहाँ तो कोई ऑपरेशन टेबल मिलेगा नहीं कि जब मेरा ऑपरेशन हो जाए तो संभाल के चलाना मेरे को। तो उन्होंने कहा कि नहीं बैठे रहिए ताऊ जी, लेकिन ना वो तो जाने की बात थी, वो सूरज डूब रहा था, तो बहुत तेज़ी से आए, लेकिन सब लोग हम सकुशल पहुँचे और हमने उनको सौंप दिया, उनको बता भी दिया कि ये उन्होंने बातें कही हैं। और ये बड़ी अच्छी बात तो ये हुई कि जब हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रायपुर गए, उन्होंने वहाँ जब ये बातें सुनी तो उन्होंने हम कुछ लोगों को, पत्रकारों को और हम 4 लोगों को वहाँ तय किया कि हम लोग राकेश सिंह को लेकर के उनके घर छोड़ के आएंगे। और जब हम वहाँ गए वास्तव में, तो राकेश्वर सिंह के साथ में हम जो टीवी में कोई राष्ट्रपति बाहर का आता है या प्रधानमंत्री आता है, तो मीडिया जैसे उसके पीछे जाता है कवरेज करने के लिए, हम लोगों ने देखा और राकेश्वर सिंह को कवरेज करने के लिए जम्मू का सारा मीडिया, प्रिंट भी और टीवी मीडिया भी ऐसा भाग रहा था जैसे कोई राष्ट्रपति आया हो या प्रधानमंत्री या VVIP पे आया हो। तो वो देख करके बहुत अच्छा लगा। और वहाँ जाने के बाद में जो दृश्य आए, जो
प्रेम के आंसू बहे और खुशियों के आंसू बहे, वो एक अद्भुत दृश्य था। उसको तो हम शब्दों में व्यक्त करना बड़ा कठिन काम है। जैसे ब्रह्म को व्यक्त करना अनिर्वचनीय है, वैसे उस खुशी को और वो खुशी के आंसू को जो माँ बह रहे थे और जो खुशी बह रही थी, जो उनकी राकेश की बहन थी, जब उनको बताया गया कि ये धर्मपाल भाई हैं, ये गए थे वहाँ पर, तो उन्हें तो मेरे को कोली में ऐसे भर लिया जैसे जब बहन मेरी विदा हुई थी ना, तो वो जैसे बहन मेरे से लग के रोई थी, आंसू बहाए थे, ऐसे उसने आंसू बहाए। मुझे लगा कि ये मेरी बहन ही है, और ऐसा पारिवारिक माहौल बना, रिश्तों का माहौल बना, वो अप्रतिम था। इस तरह से हम लोगों ने वहाँ दिया और पूरा वहाँ पर प्रदर्शित भी किया गया, टीवी के द्वारा भेजा भी गया, सब कुछ हुआ। और ये एक कहानी पर ये बहुत सरल बात थी वो, कि उन्होंने कहा था कि हम किसी मध्यस्थ को सौंपेंगे, सरकार को या किसी एजेंसी को नहीं सौंपेंगे। तो उसके लिए ये सब एक पूरी प्रक्रिया का निर्माण हुआ, और हम लोगों को भी लगा कि कितने दूर जंगलों में वो हमारे सब लोग वहाँ रहते हैं और काम करते हैं। वो एक सचमुच में एक ऐतिहासिक अनुभव रहा है।